हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का में चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ये तो आप सबको ही पता है, क्योंकि औरंगजेब के पतन के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता और उसमें एक भी ऐसा बादशाह नहीं था जिसने सही से बादशाहत कायम रखी हो। उन्होंने वर्तमान के भारत के बहुत से बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया था और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और अपनी क्षेत्रीय रियासतें काम कायम कर ली थी। जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं और दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। यानी कि जो मुगल साम्राज्य का स्थापत्य था औरंगजेब से पहले, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल बादशाहत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि एक भी नेता ताकतवर नहीं रहता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। और क्या आप जानते हैं कि पहले अंग्रेज अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो ऐसा फिर क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए, और आज हम उसी के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। बाद औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया, और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और उनके बेटों को जफर के सामने मार डाला। अब बात करते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद क्या क्या हुआ। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, क्योंकि उन्हें व्यापार करना था, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ नहीं कर सकती थी, और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को भी खंगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, और उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो सब तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से रोक सकता था, और जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति दर्ज करा दी। वे गोवा से अपना ठिकाना बना चुके थे, और पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर की व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे, और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। और समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थीं, और यूरोप के बाजारों में भी भारत के बने बारीक सूती वस्त्र, कपड़ों, रेशम की जबरदस्त मांग थी, और इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा में भारतीय बाजारों में इन चीजों को कीमती बढ़ने लगी, और
इनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें, और इसके लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। और 17वीं से 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे, और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरुआत करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई और कंपनी ने व्यापार यहीं से अपना काम शुरू कर दिया। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा कर दिया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठा करते थे। जैसे जैसे व्यापार कम फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया, और 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, और इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बन गया। अब इसे कोलकाता कहा जाता है, और कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दें। अब कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने के लिए और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। इसका उदाहरण है कि औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला था, और कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, और इससे बंगाल में राजस्व वसूली भी बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों ना करते। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। दूसरी ओर मुर्शीद कुली खां, बाद में अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, और ये शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। अब कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल राजस्व की वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी थी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है, और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। और कंपनी इस बात का भी यकीन था कि व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी और गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। और ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध रूप में प्रस्तुत हुई, और यहीं से शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों से किसी को नवाब बना दिया जाए, और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली,
और जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी को रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेर लिया। और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक मीर जाफर की कारगुजारियों भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे के साथ हाथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी और उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किए जा सकते थे तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत क्या थी। और जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे और आखिरकार उन्हें भी तो प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर यही कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान होने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे और कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी और कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। और 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाबों को साथ अपने अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई जिसमें 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी और प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी भी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का मतलब होता है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ कायदे और फायदे थे। जब कंपनी हर कर्मचारी
नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली और 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401 102 पाउंड के बराबर थी। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी और सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहप्रद लगे और उसे भ्रष्टाचारों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए और इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमानी भी सहनी पड़ी। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी का संस्करण बन गया और उन्हें लोग अक्सर अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जों की प्रक्रिया देखी जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया और उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने रियासतें में रेजिडेंस तैनात कर दिए और ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों के भी दखल देने लगे और अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजों भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी और जो रियासत संधि बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था और वे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। और उदाहरण के तौर पर जब रिचर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए थे। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक होम्स मिल ने यह कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था और हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी बिना सब कुछ चल जाता था और जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी कोई राजा ऐसा रास्ता अपनाता है उसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और कल
इसके पार्ट 2 में टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर के बारे में पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे।